साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशनल जनमत। लॉकडाउन 1 और लॉकडाउन 2 में देश की जनता के लिए सबसे बड़ा सवाल जो सोशल मीडिया पर तैर रहा था कि आखिर देश के मजबूत गृह मंत्री अमित शाह कहां हैं। नेशनल जनमत ने इसका उत्तर ढूंढने की कोशिश की है, लेकिन पहले उन मजदूरों की बात जो बेचारे पूरे देश भर में अपने घर से दूर फंस गए हैं। मैं उन लोगों पर सीधे सीधे तौर पर सवाल उठाना चाहता हूं जो मजदूरों की स्थिति का मजाक बनाते हुए कह रहे हैं कि कई मजदूरों ने अपने घर में कम से कम 2 साल का राशन रख लिया है और वो घर से ही राशन बेच रहे हैं। ऐसा संभव है कि एक आध जगह इस तरह की स्थिति हो, लेकिन आज भी नेशनल जनमत के पास जो पूरे देश भर से फोन आते हैं उनकी स्थिति यह है कि उनके पास एक हफ्ते का तो छोड़िए, एक वक्त का भी खाना नसीब नहीं है। थोड़ी देर पहले ऐसे ही एक मजदूर अरुण कुमार वर्मा का मेरे पास फोन आया, जो मध्य प्रदेश के रीवा के रहने वाले हैं और सूरत के ओम पार्क एरिया में फंसे हुए हैं। उन्होंने बताया सिर्फ ओम पार्क एरिया में तकरीबन 5 से 6 हजार मजदूर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड और बिहार के फंसे हुए हैं। अरुण कुमार वर्मा ने यहां तक कहा कि जो लोग कह रहे हैं कि सरकार पर्याप्त राशन पहुंचा रही है, उनको आप मेरा नंबर दे दीजिए, क्योंकि मैं सरकार से गुजारिश करना चाहता हूं। आप हमारे पास खाना नहीं पहुंचा सकते, हमें हमारे घर नहीं पहुंचा सकते, तो कम से कम हमें रोड पे खड़े करके गोली ही मरवा दीजिए। ये कहने के बाद अरुण वर्मा रोने लगे। मेरे पास कहने को सिर्फ इतना था कि मैं अगले वीडियो में आपकी बात सरकार तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। यहीं पर यह गोदी मीडिया का अंडरवर्ल्ड आप लोगों को समझना चाहिए। 24 घंटे नफरत से भरी हुई खबरें चलाने वाला यह गोदी मीडिया अगर इस तरह के लोगों की समस्याएं और सरकार की तरफ से दी हुई हेल्पलाइन अगर इन लोगों तक पहुंचाने लगे तो बहुत हद तक इन लोगों को राहत और तसल्ली मिल जाएगी। हालांकि जो यूपी सरकार द्वारा हेल्पलाइन नंबर्स जारी की गई हैं विभिन्न प्रदेशों के लिए, वो हेल्पलाइन नंबर मैंने अपने सोशल मीडिया के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से लोगों तक पहुंचाए हैं। तमाम सारे लोग वहां से कॉल बैक करते हैं और बताते हैं कि ज़्यादातर बार फोन उठ ही नहीं रहा है। कई लोग कहते हैं हमने 15 बार फोन किया, 20 बार फोन किया। मेरा अनुरोध है, मैं सरकार से आलोचना नहीं कर रहा हूं, लेकिन योगी आदित्यनाथ जी ने अगर ये अच्छी योजना शुरू करवाई है तो उसका क्रियान्वयन बेहतर तौर पर हो, तभी मजदूरों की समस्याएं सुलझ सकती हैं। सुबह ही मेरे पास एक फोन आया, तेलंगाना राज्य में फंसे हुए हैं वाहिद नाम के शख्स। उन्होंने बताया कि वो उत्तर प्रदेश के जालौन जिले के रहने वाले हैं। वहाँ जिस जगह पर रहते हैं वहाँ 300 से 400 मजदूर फंसे हुए हैं, उनके पास खाना नहीं पहुँच रहा है। मैं इन सारे लोगों को उत्तर प्रदेश सरकार की हेल्पलाइन नंबर दे देता हूं, लेकिन पलट करके फोन आता है कि ज्यादातर लोगों के फोन उठ ही नहीं रहे हैं। पीएम मोदी द्वारा समय समय पर दिए जा रहे टास्क के इवेंट मैनेजमेंट और लोगों को अंताक्षरी में फंसाने वाला ये गोदी मीडिया मजदूरों की न समस्याओं को सरकार तक पहुंचा रहा है और न सरकार के हेल्पलाइन नंबर्स को उन मजदूरों के पास पहुंचा रहा है। इसलिए जब सरकार को दबाव में लाया ही नहीं जा रहा तो मजदूरों के पास समय रहते भोजन पहुंच ही नहीं पा रहा। सबसे बड़ा गुनहगार इसका गोदी मीडिया है, क्योंकि सरकार को इस खुशफहमी में रखे हुए है कि जो निर्णय उसने ले लिए, लॉकडाउन की अवधि बढ़ा दी, उसी से देश का भला हो जाएगा और मजदूरों के पेट में राशन पहुंच जाएगा। इस गोदी मीडिया का अंडरवर्ल्ड देखिए। सूरत में जब मजदूर सड़क पर उतरे तो चूंकि वहां बीजेपी की सरकार है तो न राज्य सरकार को कोस सकते थे, न केंद्र सरकार को कोस सकते थे, तो मीडिया ने मजदूरों को कोसा कि मजदूर सड़क पर निकले और उन्होंने आगजनी की। वैसे ही दिल्ली में जब मजदूर सड़क पर उतरे तो उसमें से ज्यादातर उत्तर प्रदेश के मजदूर थे, तो उत्तर प्रदेश की सरकार को कोस नहीं सकते थे, तो अरविंद केजरीवाल को निशाने पर लिया गया कि अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली से भगाने के लिए इन लोगों को बस स्टैंड तक भेज दिया है। 21 दिन के लॉकडाउन की अवधि किसी तरीके से मजदूरों ने पूरी कर ली। उनको उम्मीद थी कि शायद 14 अप्रैल के बाद हमें राहत मिलेगी और हम अपने घर पहुंच सकते हैं, लेकिन जब लॉकडाउन की अवधि 3 मई तक बढ़ा दी गई तो उनकी हिम्मत जवाब दे गई, उनका पेट जवाब दे गया, उनकी भूख जवाब दे गई और वो अब घर जाने के लिए सड़कों पर निकल आए और बांद्रा स्टेशन मुंबई के पहुंच गए। तो कुल मिलाकर के इन सारे आरोप प्रत्यारोप के बीच में मजदूरों की असल समस्या दब के रह जा रही है। मजदूरों की असल समस्या यह है कि या तो उनको घर पहुंचाओ, या लॉकडाउन का पालन करवाना चाहते हो
तो समय से उनके पास खाना पहुंचाओ। दिहाड़ी मजदूरों और श्रमिकों की इस बदहाली के बीच में फिर से यह सवाल उठता है कि पीएम मोदी के बाद दूसरे नंबर के पावरफुल मंत्री यानी कि देश के गृह मंत्री अमित शाह कहां हैं। तो ऐसा नहीं है कि अमित शाह पूरी तरीके से नदारद हैं। उनके सोशल मीडिया अकाउंट्स चेक करने पर पता चलता है कि कभी वो कांग्रेस को दोष मढ़ने के लिए सामने आते हैं, कभी पीएम नरेंद्र मोदी की तारीफ करने के लिए सामने आते हैं। इसी बीच में एक खबर और हमारे हाथ में लगी कि देश के गृह मंत्री अमित शाह ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से बातचीत की कि बांद्रा में इतने मजदूर आखिर इकट्ठा कैसे हो गए थे। उस पूरी खबर को मैंने ध्यान से पढ़ा, 2 वेबसाइट ने वो खबर छापी है। उस पूरी खबर में ये चिंता नहीं है कि इन मजदूरों के पास खाना पानी पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा है। इसका मतलब उस समस्या पर बात नहीं की गई कि आखिर ये जुटे क्यों थे, बल्कि इस बात पर बात की गई कि हमें गुनहगार ढूंढना है और किसी के ऊपर तोहमत मढ़ देनी है कि ये इकट्ठे हो कैसे गए थे। कुल मिलाकर के मजदूरों की समस्या मूल में नहीं है, समस्या इसमें है कि लॉकडाउन का उल्लंघन तो नहीं हो गया। इसी तरीके से एक खबर और हमारे हाथ में लगती है कि देश के गृह मंत्री ने 15 अप्रैल को कहा कि अन्न, दवाई, रोजमर्रा की चीजों का पर्याप्त भंडार देश में मौजूद है, किसी भी नागरिक को चिंता करने की जरूरत नहीं है। देश के गृह मंत्री का यह बयान सुनकर मुझे बड़ी खुशी हुई, लेकिन हैरत इस बात की हुई कि जब देश में पर्याप्त भंडार मौजूद है तो आपके कहने से, ट्वीट से, खबर बन जाने से काम नहीं चलेगा। वो उन मजदूरों तक पहुंच रहे हैं या नहीं पहुंच रहे हैं, उसको देखने की जिम्मेदारी किसकी है? आप देश के गृह मंत्री हैं तो उन मजदूरों की हालत देखने की जिम्मेदारी आपके ऊपर भी बनती है। लेकिन आपने ट्वीट कर दिया और गोदी मीडिया ने कहानी वहीं खत्म कर दी और लोगों को बता दिया कि देश के गृह मंत्री जागरूक हैं। आप पूरे देश के गृह मंत्री हैं, अकेले गुजरात के नहीं। इसलिए आपसे यह भी पूछना बनता है कि 27 मार्च को एक खबर आई थी कि 1800 गुजरातियों को उत्तराखंड के हरिद्वार से गुजरात के अहमदाबाद तक पहुंचाया गया और इसमें गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी और आपका विशेष योगदान था। अगर वास्तव में आपका योगदान था तो आपको चिंता अकेले गुजरात के लोगों को फंसे होने की नहीं होनी चाहिए थी। पूरे देश भर के जो मजदूर यहां वहां फंसे हुए हैं उनको घर पहुंचाने का भी इंतजाम करना आपकी ही जिम्मेदारी बनती थी। एक पॉजिटिव खबर हो सकती थी विजय रूपाणी के एंगल से कि कम उन्होंने अपने राज्य के मजदूरों की चिंता की, लेकिन देश के गृह मंत्री का काम केवल एक राज्य के प्रति जिम्मेदारी नहीं बनती है बल्कि अन्य राज्यों के प्रति भी बनती है। एक खबर बनारस से आई कि 25 बसों से 1000 तीर्थयात्रियों को जो बनारस में फंसे हुए थे उनको तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा भेजा गया, जिसमें एक राज्यसभा सांसद का विशेष योगदान था। इसलिए केंद्रीय गृह मंत्रालय की अनुमति से बनारस के डीएम ने यह व्यवस्था कराई थी। तो अगर तीर्थयात्रियों के प्रति आपके मन में इतनी चिंता थी तो मजदूरों के प्रति वो चिंता क्यों नहीं दिखाई गई? अगर एक धर्म विशेष के लोगों के फंसे होने की आपको चिंता थी तो दूसरे धर्म के लोगों के कहीं फंसे होने पर अगर उनको टारगेट किया जा रहा है तो एक गृह मंत्री के तौर पर आपकी जिम्मेदारी है कि इस तरह के नफरत के बीज कम से कम आपके रहते हुए ना बोए जाएं, क्योंकि देश में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को नियंत्रण में रखना भी आपकी जिम्मेदारी बनती है। ऐसा नहीं है कि देश के गृह मंत्री केवल ट्वीट खेलने में व्यस्त हैं, बल्कि अन्य कई कामों में उनकी व्यस्तता कई गुना बढ़ गई है। जैसे 2012 बैच के पूर्व IAS अधिकारी जिन्होंने मोदी सरकार के कामकाज से खुश न होकर के इस्तीफा थमा दिया था, कन्नन गोपीनाथन, प्रशांत भूषण और एक पत्रकार नेशनल हेराल्ड की एस्लिन मैथ्यू, इन तीनों लोगों पर गुजरात के राजकोट जिले के एक थाने में मामला दर्ज किया गया और इन लोगों पर आरोप यह था केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर के रामायण देखते हुए उस फोटो को ट्वीट करते हुए प्रशांत भूषण ने लिखा था, जब जबरन लागू किए गए लॉकडाउन के कारण करोड़ों लोग भूखे रहने और सैकड़ों किलोमीटर पैदल चलने के लिए मजबूर हैं, तब हमारे बेदिल मंत्री रामायण और महाभारत के अफीम का खुद सेवन करने और जनता को भी सेवन कराने का जश्न मना रहे हैं। बगल में आप एक तस्वीर देख रहे हैं, सैकड़ों किलोमीटर पैदल चलने के कारण तमाम मजदूरों के पैरों में इसी तरह के छाले पड़ गए थे, लेकिन इनके लिए न चिंता देश की सरकारों को है न गोदी मीडिया को है।
अब आप कह सकते हैं कि इस एफआईआर का केवल गुजरात में होने की वजह से आप अमित शाह कनेक्शन ढूंढ रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। गोपीनाथन कोई साधारण आईएएस नहीं है, बल्कि वो आईएएस हैं जिन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यह कहते हुए इस्तीफा सौंपा था कि मुझे फिर से बोलने का अधिकार चाहिए, मैं अपनी मर्जी का जीवन चाहता हूं, भले ही एक दिन के लिए सही। इसके बाद उन्होंने इस्तीफा सौंप दिया था 21 अगस्त को, लेकिन अभी तक उनका इस्तीफा स्वीकार नहीं किया गया। कुछ दिन पूर्व कोरोना का हवाला देते हुए उनसे कहा गया कि आप फिर से दादरा नगर हवेली में अपनी आईएएस की नौकरी ज्वाइन कर लीजिए, लेकिन साफ मना करते हुए गोपीनाथन ने कहा था कि मैं वॉलंटियर के तौर पर देश की सेवा करना चाहता हूं, आप मुझे जहां भी रखकर सेवा लेना चाहते हैं ले लीजिए, मैं एक आईएएस के तौर पर काम नहीं करना चाहता। सोचिए कि ऐसे में जहां लोग आईएएस बन करके करोड़ों रुपए कमाना चाहते हैं, वहीं गोपीनाथन ने उसको सिर्फ इसलिए लात मार दिया कि वो आगे समाज सेवा करना चाहते थे और अपने मन की बात लोगों तक पहुंचाना चाहते थे। शायद इसी वजह से इस एफआईआर के बाद वो अपनी फेसबुक पर लिख पाए, बहुत अच्छी कोशिश अमित शाह, आप गिरफ्तार कर सकते हैं लेकिन आप चुप नहीं करा सकते, यहां आपसे कोई नहीं डरता। दूसरे नाम प्रशांत भूषण, सभी को पता है कि वो सरकार के कामकाज पर लगातार तार्किक ढंग से सवाल उठाते रहते हैं, देश के जाने माने वकील हैं, इसलिए इन बड़े नामों पर एफआईआर संभव ही नहीं है कि किसी बड़े नेता की अनुमति के बिना दर्ज कर ली गई हो। अमित शाह केवल इतना ही नहीं कर रहे हैं, बल्कि जामिया के छात्र मीरान और सफूरा पर दिल्ली दंगों के तार जोड़ते हुए उनकी गिरफ्तारी भी इसी बीच में करवा ली गई है। इतना ही नहीं, मुंबई में 14 अप्रैल को ही एनआईए यानी कि केंद्रीय जांच एजेंसी आनंद तेलतुंबड़े की भी गिरफ्तारी कर लेती है। अब सवाल यह है कि आनंद तेलतुंबड़े आखिर हैं कौन? 30 से अधिक किताबें, शोध पत्र, आलेख लिख करके भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में मानवाधिकार और एक सामाजिक कार्यकर्ता और एक प्रोफेसर के तौर पर जाने जाने वाले आनंद तुंबड़े का जन्म महाराष्ट्र में हुआ था। आईआईएम अहमदाबाद से उन्होंने मैनेजमेंट की डिग्री हासिल की। इसके बाद भारत पेट्रोलियम में एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट के पद पर भी रहे। इसके बाद आईआईटी खड़गपुर में भी कुछ दिन उन्होंने पढ़ाया। वर्तमान में गोवा इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट में पढ़ाया करते थे। उनका एक दूसरा परिचय यह है कि जिस 14 अप्रैल यानी कि बाबा साहब अंबेडकर जयंती के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने आप का उनका अनुयायी बता रहे थे, अमित शाह फोटो ट्वीट कर रहे थे कि वो कितने बड़े डॉक्टर अंबेडकर के भक्त हैं, उसी दिन उन्होंने डॉक्टर अंबेडकर के रिश्तेदार, इसका मतलब डॉक्टर अंबेडकर के जो नाती हैं प्रकाश अंबेडकर, उनकी बहन के पति आनंद तेलतुंबड़े की गिरफ्तारी करवा ली। ये गिरफ्तारी हुई किस मामले में थी? 2017 में भीमा कोरेगांव युद्ध की 200वीं जयंती के अवसर पर यलगार परिषद का आयोजन किया गया था। उसी यलगार परिषद से साजिश के तार जोड़ते हुए अगस्त 2018 में पुलिस खोजती हुई गोवा स्थित इनके आवास तक पहुंची। ये उस समय पत्नी समेत मुंबई में थे, लेकिन गार्ड से डुप्लीकेट चाबी ली गई, इनके पूरे घर को खंगाला गया। जब आनंद तेलतुंबड़े को इस बात की जानकारी हुई तो गोवा लौट करके उन्होंने पुलिस में एफआईआर दी कि मेरी अनुपस्थिति में मुंबई पुलिस मेरे घर में घुसी थी, इसलिए अगर कुछ उन्होंने प्लांट कर दिया हो अपनी तरफ से तो इसमें मुझे आरोपी ना माना जाए। 31 अगस्त 2018 को पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बताया कि यलगार परिषद के आयोजन की साजिश में जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया है उनमें से एक के कंप्यूटर में कॉमरेड आनंद का नाम आया था। कॉमरेड के आनंद के नाम आने से पुलिस ने यह साबित कर दिया कि उसमें इन्हीं आनंद तेलतुंबड़े का नाम था। और जो पत्र मिला था उस कंप्यूटर से, आरोप यह लगाया गया कि उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हत्या की साजिश रची गई है। पुलिस के पास कोई एविडेंस नहीं थे, इसलिए हाईकोर्ट ने इनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी थी। लेकिन अब जब गिरफ्तारी से रोक हटी तो एनआईए के सामने इनको आत्मसमर्पण करना पड़ा। एनआईए ने 14 अप्रैल को बाबा साहब अंबेडकर जयंती के दिन ही इनको हिरासत में ले लिया। अपनी गिरफ्तारी से पहले आनंद तेलतुंबड़े ने जो लिखा था उसको पढ़ा जाना चाहिए और गौर से समझा जाना चाहिए। बड़े पैमाने पर उन्माद को बढ़ावा मिल रहा है और शब्दों के अर्थ बदल दिए गए हैं। जहां राष्ट्र के विध्वंसक देशभक्त बन जाते हैं और लोगों की निस्वार्थ सेवा करने वाले देशद्रोही हो जाते हैं। जैसा कि मैं देख रहा हूं, मेरा भारत बर्बाद हो रहा है। मैं आपको इस तरह के डरावने क्षण में एक उम्मीद के साथ लिख रहा हूं। खैर, मैं एनआईए की हिरासत में जाने वाला हूं और मुझे नहीं पता कि मैं आपसे वापस
कब बात कर पाऊंगा। हालांकि मुझे उम्मीद है कि आप अपनी बारी आने से पहले बोलेंगे। आनंद तेलतुंबड़े जी को तो उम्मीद है कि ये बोलेंगे, लेकिन मुझे ये उम्मीद नहीं है कि जब तक इनका खुद का नंबर नहीं आ जाएगा तब तक ये नहीं बोलेंगे। ये मौनी बाबा बन चुके हैं। तो अब आपका ये सवाल वाजिब नहीं रह जाता है कि देश के गृह मंत्री आखिर क्या कर रहे हैं। देश के गृह मंत्री पहले जो कर रहे थे इस लॉकडाउन के समय में भी वही वो कर रहे हैं, दुश्मनों को एक एक करके निपटा रहे हैं। लेकिन फिर भी मैं देश के गृह मंत्री और प्रधानमंत्री से अपील करता हूं कि आप इस समय में कुछ भी करिए, लेकिन देश के मजदूरों की स्थिति का जायजा लेते रहिए। निश्चित तौर पर हेल्पलाइंस ठीक से काम नहीं कर रही हैं। मजदूरों के पास राशन और पानी पहुंचाने की जिस प्रशासन की जिम्मेदारी है, हर जगह के प्रशासन की आलोचना में नहीं कर रहा, लेकिन मैक्सिमम जगह पर बाहर के जो मजदूर फंसे हुए हैं बड़ी संख्या में, उनके पास राशन सामग्री, प्रतिदिन का खाना नहीं पहुंच रहा है। कम से कम इस स्थिति पर नजर डालिए, क्योंकि आपके ही गुजरात में फंसा हुआ एक मजदूर कह रहा है कि हमें घर पहुंचा दो, खाना दे दो या गोली मार दो। सोचिए कि आप लोगों के रहते हुए देश का मजदूर किस स्थिति में जीने पर मजबूर है। देखते रहिए नेशनल जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद। तो अगर आपने मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें, जिससे जो मेरे न्यू वीडियो है